तो आज तक तुमने बहुत सारी वाहियात एंड मजेदार थ्योरी सुनी होगी, पर आज जिस थ्योरी के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस थ्योरी को सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 5 शॉर्ट्स इस टॉपिक पे बना दिए हैं, तो अगर टाइम हो तो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस थ्योरी को किसी आत्रिक दास ने 5 साल पहले पोस्ट किया था और ये थ्योरी कोरा पे अवेलेबल भी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट। सो ये थ्योरी ये क्लेम करती है कि वन पीस का ट्रेजर मून पे है और लूफी और उसके क्रू का एडवेंचर राफ्टेल में नहीं बल्कि आउटर स्पेस में खत्म होगा। इस थ्योरी में सब कुछ है, जैसे कि पोनीग्रिप्स क्या है, वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, सेलेस्टियल टैंगर्स की रियल आइडेंटिटी क्या है, विल ऑफ डी और वो कौन सी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जिसे रॉबिन ने स्काइपिया में ढूंढा था। सो थ्योरी स्टार्ट होती है स्काइपिया आर्क के साथ। अब देखो, स्काइपिया आर्क वन पीस का एक ऐसा आर्क था जिसे बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया था और इस आर्क में ओडा ने सबसे ज्यादा फोर्स सेटिंग्स की हैं। अब ये आर्क इतना बोरिंग और इसमें कुछ खास इवेंट भी नहीं था कि सबने इसे स्किप कर दिया। तो स्काइपिया के खत्म हो जाने के बाद हमें मांगा में थ्रिलर बार्क आर्क के टाइम में एक कवर स्टोरी दिखती है जिसमें एनएल एक स्पेस एडवेंचर पे जाता है और सरप्राइजिंगली ये पूरी थ्योरी उसी जर्नी पे इंस्पायर्ड है। अब अगर तुम्हें याद हो तो रॉबिन स्काइपिया को एक्सप्लोर करते करते सांडोरा नाम के एक शहर के पास पहुंच जाती है और वहां पे उसे कुछ क्लूज मिलते हैं किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के। अब मांगा एंड एनीमे में एक वर्ड यूज किया गया था जब रॉबिन इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को ढूंढ लेती है। अब मुझे वो सीन और मांगा पैनल तो नहीं मिला, बट वहाँ पे फेल या फिर फॉल वर्ड का यूज़ किया गया था। अब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती हो तो तुम्हें पता है कि इस वर्ड का मतलब सिर्फ 2 ही हो सकता है। पहला, या तो सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया गया या फिर यानी कि उसका नामो निशान मिटा दिया गया, या फिर वो कहीं से गिर कर आई थी। सो क्या ये नहीं हो सकता कि वो मून से गिरी हो? अब मुझे पता है ये साउंड बहुत अजीब साउंड कर रहा होगा। अब जब एनल अपने स्पेस मिशन पर होता है तब वो हमें एक मांगा पैनल में दिखता है कि वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा होता है एंड जिसमें एंशिएंट रेस जो कि मून पे रहते थे उनके बारे में कुछ पेंटिंग्स बने थे एंड उन्हें मून नीटिस कहा जा रहा था। अब इस पिक्चर में हमें मून पे हजारों साल पहले रह रहे स्पीसीज के 3 डिफरेंट काइंड के लोग दिखते हैं जिनके अलग अलग हेयर स्टाइल्स एंड विंग्स होते हैं। अब अगर तुमने स्काइपिया को बहुत सावधानी पूर्वक देखा हो तो तुम्हें याद है होगा कि ये तीनों जो हेयर स्टाइल्स है वो कुछ सिमिलर दिख रहे हैं। खैर, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं कुछ मदद कर देता हूँ। इनको देखो, कुछ सिमिलर लगा गिराट्सु एनएल के होम टाउन से, वाइपर सांडोरा से और कोनिस स्काइपिया से। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो तुम्हें ये तो याद होगा कि किंग जिसकी जोरो से भी फाइट हुई थी और वही किंग जिसका फाइट और जोरो का फाइट अभी हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है IMDb पे, उसके भी विंग्स थे एंड वो एक ल्यूनारियन था, मतलब उसकी स्पेसिस मून से आई हुई थी। यानी कि ये तो कंफर्म है कि मून पे लोग रहते हैं एंड ये भी कंफर्म है कि वो अर्थ पे भी आए थे। पर उन्हें अर्थ पे आने की नौबत आई ही क्यों? अब देखो यार, मून की स्पेसिस है, अब ऐसा तो नहीं है कि बस घूमने के लिए अर्थ पे कभी आ जाएंगे। तो इसका एक ही आंसर हो सकता है क्योंकि उनका होम टाउन किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर किसने? प्रोबेबली स्पेस पायरेट्स। एंड क्यों? क्योंकि मून के लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस थे और उनके पास तीनों मोस्ट पावरफुल एंशिएंट वेपन्स थे, जो कि सेंस बनाता है कि उनके नाम जो कि प्लैनेट्स के ऊपर है, जो कि उनके इंटरस्टेलर ओरिजिन को बताते हैं। जहाँ तक की बात है थर्ड एंशिएंट वेपन पोसाइडन की, तो पोसाइडन ग्रीक गॉड पोसाइडन के नाम पे रखा गया है और ग्रीक गॉड पोसाइडन के पास टाइडल वेव्स को कंट्रोल करने की पावर्स थी और उन्हें किंग ऑफ सीज भी कहा जाता था। तो इस बेसिस पे ये कहना गलत नहीं होगा कि मून ही थर्ड एंशिएंट वेपन है, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग वन पीस मून पे है और जिसे वन पीस मिलेगा उसे किंग ऑफ पायरेट्स का टाइटल भी मिल जाएगा और किंग ऑफ पायरेट्स को किंग ऑफ सीज कहना गलत नहीं होगा और मून अर्थ पे टाइट्स के लिए जिम्मेदार भी है। तो ये सारी बातें सेंस बनाती है ना। अगर तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम आराम से जाके अभी कोई भी साइंस की बुक पलट के देख सकते हो। जब स्पेस पायरेट्स लुनारियंस के होमलैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब सिर्फ एक ही ऐसी चीज थी जिन्हें वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे और वो थे पोनीग्रिप्स, क्योंकि वो किसी इनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल से बने थे। रॉबिन ने कहा था कि पोनीग्रिप्स किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बताते हैं जो कि वर्ल्ड सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। पर आखिर ये वर्ल्ड सेंचुरी है क्या? वर्ल्ड सेंचुरी आज से 100 साल पहले के पीरियड को कहते हैं जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 साल पहले के पीरियड का कोई एविडेंस नहीं होना सेंस तभी बनाता है जब किसी ने सारी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। और यहाँ पे ये काम सिर्फ स्पेस पायरेट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को ये पता चले कि उन्होंने किसी पूरी सिविलाइजेशन का नामो निशान मिटा डाला है। पर ये तो 100 साल पहले की बात थी। अगर ये सच भी है तो अभी स्पेस पायरेट्स कहाँ हैं? और इसका आंसर काफी सिंपल है,
सेलेस्टियल ड्रैगन्स। सेलेस्टियल ड्रैगन्स और कोई नहीं बल्कि स्पेस पायरेट्स के डिसेंडेंट्स है और अब सारी बातें सेंस बनाएगी। सोचो क्यों सेलेस्टियल ड्रैगन्स गवर्नमेंट में हाईएस्ट अथॉरिटी रखते हैं एंड क्यों वो कभी भी किसी को मारने के लिए दोबारा नहीं सोचते जो उनके या फिर इस वर्ल्ड की सच्चाई जानता हो। अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो कभी उनके कपड़ों को देखना, वो हमेशा व्हाइट सूट और एक ग्लास हेलमेट पहनते हैं। क्या ये किसी एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम नहीं लगता है? अब तुम में से बहुत सारे लोग ये बोले हैं कि वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जिस हवा में ह्यूमंस और नॉर्मल लोग सांस लेते हैं उस हवा में वो सांस नहीं ले सकते। पर क्या ये सच्ची में मतलब ऐसा हो सकता है क्या हो अगर वो स्पेस से ही आए हों? अब क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट पे रूल करते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कि पूरे वर्ल्ड पे रूल करता है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पुराने चिट्ठे खोले जाए। और क्योंकि पोनीग्रिप्स उनके कारनामों का रिकॉर्ड रखते हैं इसलिए उन्होंने पोनीग्रिप्स को डेंजरस आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया है और किसी को भी इनकी स्टडी या इनके पास जाने से रोका जाता है। और इसलिए रॉबिन का होम टाउन को खत्म कर दिया गया था क्योंकि वो इसका स्टडी कर रहे थे। और यही है वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंडा, जो भी कांड वॉइड सेंचुरी में हुए थे उन्हें दुनिया से छुपाए रखना। अब तुमने बहुत बार ये सुना होगा कि वन पीस का फाइनल सागा में अपोनेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स होंगे, पर उनसे लड़ेगा कौन कौन? यहीं पे आता है इस थ्योरी को कंप्लीट करने वाली कड़ी, द विल ऑफ डी। अब अगर तुम विल ऑफ डी के डी लेटर को ध्यान से देखो तो ये हाफ मून की तरह दिखता है और हम ये जानते हैं कि डी नाम के सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डी फैमिली उन लोगों को कहते हैं जिनका जन्म अर्थ के लोग और मून के लोग के मीटिंग से हुआ था। तो उनके ब्लड में हाफ मून के लोग का जेनेटिक्स एंड हाफ अर्थ के लोगों का जेनेटिक्स है एंड उनके नाम में डी लेटर इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो मे बी लूफी भी मून का हाफ डिसेंडेंट हो सकता है। इस थ्योरी की शुरुआत हुई थी जब ओडा ने इस कवर पेज को रिलीज किया था जिसमें लूफी के पास भी सेम विंग्स है जो इस पिक्चर में थे, जो कि शायद ये बताता है कि लूफी भी एक ल्यूनारियन है। अब अगर तुम ये बोलो कि किंग भी ल्यूनारियन ही था और मांगा में ये बताया गया है कि ल्यूनारियन रेस के लोगों के व्हाइट बाल होते हैं बट लूफी के बाल तो ब्लैक है, तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि किंग फुल ल्यूनारियन है एंड लूफी हाफ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब विल ऑफ डी वाले लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट से कुछ पंगा है और ये सेंस बनाता है कि मून के डिसेंडेंट्स बदला ले रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने उनके घर को तबाह किया था। और हो सकता है कि मंकी ड्रैगन को इस सारी बातों का पहले ही पता चल गया हो और इसने उससे रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई हो। अब आते हैं राफ्टेल पे जहां लूफी का एडवेंचर खत्म होगा। अब हो सकता है कि राफ्टेल ही वो जगह हो जहां पे वॉइड सेंचुरी की पूरी हिस्ट्री रिवील होगी एंड लूफी मून पे जाएगा। अब अगर तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, रॉजर राफ्टेल पे तो पहुंचने के बाद हंस रहा था तो वो हंस क्यों रहा था? प्रोबेबली क्योंकि ये सचमुच बहुत फनी बात नहीं होगी कि अगर तुम्हें अचानक से कोई बोले कि तुम मून के डिसेंडेंट्स हो। ऑल्सो यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि रॉजर ने जॉय बॉय के बारे में भी बोला था और मेरे अकॉर्डिंग जॉय बॉय और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने पोनीग्रिप्स बनाए थे और जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ पहला रिवोल्यूशन किया था, क्योंकि वो फर्स्ट बच्चा था जिसका जन्म मून एंड अर्थ के लोगों से हुआ था, यानी कि पहला हाफ अर्थलिंग, जो कि उसके एबनॉर्मल साइज को भी एक्सप्लेन करता है। ऑल्सो लूफी का फिफ्थ गियर जॉय बॉय को रिसेंबल करता है, सो मे बी लूफी जॉय बॉय का डिसेंडेंट हो। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये सारी बातों को अगर एक साथ जोड़ दो तो ये थ्योरी सेंस बनाती है। खैर मैं अभी भी इस बात से शॉक्ड हूँ कि इस बंदे ने ऐसी थ्योरी, इतनी भयंकर थ्योरी 5 साल पहले बना डाली थी और उसे पता भी नहीं था कि उस समय किंग है या फिर नहीं। एंड अभी कंफर्म भी हो चुका है कि किंग नाम का एक रेस जो कि लुनारियन रेस है वो अभी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है वन पीस में। तो हो सकता है कि पोनीग्रिप्स बनाए गए थे एंशिएंट वेपन्स को ढूंढने के लिए एंड उन 2 एंशिएंट वेपन की मदद से तीसरे एंशिएंट वेपन जो कि मून खुद है उस तक का रास्ता बताया जाए और वन पीस एक्चुअली मून पर ही हो। खैर ये मेरी थ्योरी तो नहीं थी, पर आज के लिए बस इतना ही। तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।